स्वागत है आप सभी लोगों का केमिस्ट्री डॉन की क्लास में, जहां हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी हम समझ रहे हैं। तो आज हम जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं वो है सॉल्व्ड एग्जाम्पल 1.13। जी हां, सॉल्व्ड एग्जाम्पल 13 क्वेश्चंस की सॉल्यूशन को हम देखेंगे। तो 30 नंबर का क्वेश्चन है ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल, थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, इसलिए इसको मैंने सॉल्व करने के लिए कंसीडर किया है। तो सॉल्यूशन तो एनसीईआरटी में है, बट कई बार सॉल्यूशन देख के हमें पता नहीं चल पाता कि यहां पर ऐसा क्यों किया गया है। तो हम इस चीज को स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझेंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे। जैसा कि पता है, सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो जो वैल्यू दी गई है उसको बड़े ध्यान से विद यूनिट लिख लेना है। फिर क्या कैलकुलेट कर रहा है, पूछा गया है कि क्या कैलकुलेट करना है, आपको उसे भी लिख लेना है विद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए पहले बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड, फॉर्मूला दिया गया है, हैविंग डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड for this strength of acid was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, चलिए यहां पर डायरेक्टली आपको लिख दिया कि वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है, एंड द डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो देखो, अगर वेंट ऑफ फैक्टर ना भी लिखा होता और सीधा ये कहता कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो ध्यान रखिए जैसे ही न्यूमेरिकल के अंदर डिसोसिएशन या एसोसिएशन जैसे वर्ड आपने पढ़ा, बस समझ लीजिए कि वो न्यूमेरिकल बिना वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई किए नहीं बनाना है। अगर आपने बिना वेंट ऑफ फैक्टर अप्लाई किए उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस डिसोसिएशन, तो यहां अगर ये ना भी लिखा होता कि कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर, तब भी हमें वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करनी ही पड़ती। तो चलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है एंड ऑफ एसिड, और केएफ आपको दिया गया है वाटर का 1.86 केल्विन केजी पर मोल। यहां केल्विन है, यहां पर जो है वो ग्राम है, सॉरी केजी है, और यहां ग्राम है, कोई टेंशन नहीं। आप इसे केजी में रहने दो, इसे ग्राम में ही रहने दो, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। वो सब हमारा ऑटोमेटिकली यूनिट जो है ना वो एक सार हो जाता है, यानी यूनिफॉर्म हो जाता है, इसलिए उसकी टेंशन नहीं। तो चलिए भाई इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होना है। तो सबसे पहले जैसे कहा सब चीजें आपको लिखनी है, तो यहां पर आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड। तो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड आपका 0.6 मिलीलीटर है, और इसके साथ हम देख रहे हैं कि हमें डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड, और जो डेंसिटी है वो है 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। अब देखिए वॉल्यूम और डेंसिटी से आप क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। तो वॉल्यूम इजिकल टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास इजिकल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बहुत ही बढ़िया। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 0.6 इंटू डेंसिटी 1.06, तो ये हो जाएगा छका के 36 और 6.6, तो 0.636 ग्राम। ठीक है, तो 0.636 ग्राम हमारा आ गया WB 636। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या देख रहे हैं कि हमें दिया हुआ है तो हमें यहां पर अब दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर, यानी अब हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये है 1 लीटर यानी कि 1000 मिलीलीटर। अब डेंसिटी ऑफ वाटर, आप कहोगे सर डेंसिटी ऑफ वाटर तो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो एक चीज मान के चलिए कि वाटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो माना जाता है कि आपको जानकारी में होनी चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन में जब बोर्ड लेवल या स्कूल लेवल में आएगा तो ये दी गई होगी, लेकिन फिर भी
यहां मैं यही कहूंगा कि वाटर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लाइक वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का प्योर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो डेंसिटी इसका होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अब यहां इन दोनों की मदद से हम निकाल लेंगे क्या, मास ऑफ वाटर, जो कि बेसिकली गिवन मास होगा, और इसे हम WA से रिप्रेजेंट करेंगे। और क्या हो जाएगा अगेन, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम हमारा 1000 है, डेंसिटी तो 1 है, तो उसको खत्म कर दो। तो इसका मतलब गिवन मास ऑफ वाटर जो हो गया हमारा वो 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देख लेते हैं, वो है मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसे हम MB से रिप्रेजेंट करेंगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये 60 ग्राम पर मोल निकल के आएगा। लेकिन जैसा कि क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 में हमने डिस्कस किया था कि जब भी वेंट हॉफ फैक्टर वाली बात आती है, तो उस केस में जब आप एटॉमिक मास के सम से मोलर मास निकालते हो तो हम बेसिकली इसे MC मानते हैं, यानी कैलकुलेटेड मोलर मास या फिर नॉर्मल मोलर मास। तो कैलकुलेटेड मोलर मास या नॉर्मल मोलर मास वो मास होता है जो हम सॉल्यूट के एटम्स के एटॉमिक मासेस को सम करके निकालते हैं। और दूसरा एक चीज होता है, वो होता है MO, जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास या फिर एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। जी हां, ऑब्जर्व्ड मोलर मास या फिर एबनॉर्मल मास ऑफ सॉल्यूट, और इसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, तो 60 ग्राम हमने देखा, इसका MC समझ लो, है ना, MC हमारा है 60 ग्राम, मास ऑफ वाटर हमारा हो गया 1000 ग्राम, और जो हमारा निकल के आया था मास ऑफ सॉल्यूट यानी एसिटिक एसिड वो आया था 0.636 ग्राम। ओके, तो अब हम इसने कहा है कैलकुलेट द वेंट हॉफ फैक्टर। बहुत बढ़िया, तो देखिए वेंट हॉफ फैक्टर आई को निकालने के लिए एक तरीका है कि आप MC/m0 कर सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि चूंकि यहां पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात की जा रही है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा TF इजिकल टू होता है KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। हम इस फॉर्मूले को भी I से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर हमें वेंट हॉफ फैक्टर वहां यूज करना है तो I आपने यूज कर लिया। तो देखो इस फॉर्मूले से भी आप I निकाल सकते हो। अगर आपने फॉर्मूले में I यूज कर लिया है तो ये जो MB है ये हमारा MC बन जाएगा। अगर हमने I ना यूज किया होता तो ये MB हमारा MO कहलाता, यानी ऑब्जर्व्ड मोलर मास। लेकिन I यूज कर लिया तो भाई हम इसको ना यूज करें तो बेहतर है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के लिए भी आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला फिर किस सूरत में लगाना पड़ेगा, आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA। अब चूंकि इस फॉर्मूले में आपने I यानी वेंट हॉफ फैक्टर यूज नहीं किया है तो ये MB हमारा जो है ये रिप्रेजेंट करेगा MO को। तो यानी आप ये कह लो कि पहले इस फॉर्मूले से आपको MO निकालना पड़ेगा, और ऑलरेडी हमने एटॉमिक मास के सम से एसिटिक एसिड का मोलर मास निकाला है 60 ग्राम पर मोल, जो कि MC होगा, उसका रेशियो करके फिर आपको I निकालना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता है। तो बेटर है कि ये दो अलग अलग फॉर्मूले, एक बार इसको यूज करोगे फिर इसको यूज करोगे, बेटर है आप ये सिंगल फॉर्मूला यूज कर लो, इससे आपका डायरेक्ट I निकल के आ जाएगा। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि चूंकि इसने डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने को कहा है तो वर्ड डिसोसिएशन आ रहा है ना भाई। तो अगर वर्ड डिसोसिएशन आ रहा है तो डिसोसिएशन वर्ड जब भी आएगा तो सॉल्व करने पर I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, और अगर यही डिसोसिएशन की जगह एसोसिएशन वाला टर्म होता तो उस केस में
आई की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए ऑलवेज, ये चीज फिक्स है। अगर एसोसिएशन हो रहा होता सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन के अंदर, तब आप अगर आई निकालते तो जो भी आता वो 1 से कम आता। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू जो निकलेगी वो हमेशा 1 से ज्यादा आनी चाहिए। अगर 1 या 1 से कम आ रहा है तो समझ जाए कि आपने कुछ तो गलती की है। ठीक है, चलिए भाई, तो इस फॉर्मूले के साथ हम अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इन सब को हम हटा देते हैं, यहां से साइड कर देते हैं भाई। चलिए, इन सबों को हटा दिया। तो अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो डेल्टा टी एफ, अच्छा डेल्टा टी एफ का भी फॉर्मूला हमें मालूम ही है। तो डेल्टा टी एफ कितना है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड वाज दिस, तो 0.0205 ये हमारा हो गया, इज इक्वल टू आई हमें निकालना है, के एफ की वैल्यू आपको जो दी गई है 1.86 दी गई है, इनटू डब्ल्यू बी जो हमारा आया था 0.636 आया था, और एम बी जो कि अब एम सी बन गया है, तो ये हमारा 60 था, और इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए भी हमारा 1000 ही आया था। देखो ये भी बड़ा बेहतर तरीका होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू। ये सारी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करी वो दिमाग में कुछ हद तक रिटेन करके रख रहा हूं कि बार बार मुझे पेज उल्टाकर पीछे जाकर ना देखना पड़े कि ये चीज हमने कितनी निकाली थी। चलिए, तो 1000 कैंसिल हो जाएगा, और अब ये i इज इक्वल टू निकाल लीजिए। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0205 इंटू 60 अपॉन 1.86 इंटू 0.636। तो चलिए जी, इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आई की वैल्यू कितनी आएगी, और जितनी भी आएगी हमें मालूम है कि आई की वैल्यू डिसोसिएशन का केस है तो ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। तो 0.0205 इंटू 60, तो ये डिवाइडेड बाय हो गया 1.86, और फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया 0.636 के साथ, तो ये आता है 1.039। और आई जब भी निकालना हो तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक जरूर निकालिए, 1.039 ये हमारा आ रहा है। ठीक है, 1.039। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 1.04 ये हमारा आ जाएगा। तो 1.04, तो आई की वैल्यू हमारी सही आ गई। तो 1.04 हमारी आई की वैल्यू आ गई। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमारा कैलकुलेट हो गया, जो पहला पार्ट कहा था वेंट ऑफ फैक्टर। नाउ अब हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का फॉर्मूला, तरीका वही है जो लगाया गया था इक्विलिब्रियम चैप्टर क्लास 11th में। तो चलिए भाई, तो हमें उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, जो एसिटिक एसिड सॉल्यूट है इसका डिसोसिएशन कराना पड़ेगा। तो ये CH3COOH ये हमारा डिसोसिएट होके इक्विलिब्रियम में आएगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये डिसोसिएट होके बना। अब यहां पर इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियली, तो अब देखिए एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या आएगा। तो उसका फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। तो इनिशियली हम इसका कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C, तो जो आयंस बन रहा है इसका कॉन्सेंट्रेशन 0 और 0 मानते हैं, ऐसा ही 11th में किया था। और एट इक्विलिब्रियम तो हमने जितने भी आयंस बने थे सबके लिए अल्फा मान लिया था। यहां जो ये अल्फा है ये डिग्री ऑफ, मतलब ये सी अल्फा था, जहां ये अल्फा जो हमारा था वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कंसीडर किया जा रहा था। ठीक है, तो ये अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो सी में से ये सी अल्फा हमने यहां माइनस कर लिया था। तो अब सी माइनस सी अल्फा आप कॉमन ले लें तो C1 माइनस अल्फा ये हमारा बच रहा था। अब इसमें जब हम Ka का फॉर्मूला लगाएंगे तो Ka इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस
डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो CH3COOH। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन जो यहां पर आपको लेना है वो इक्विलिब्रियम का लेना है। तो ऊपर हमारा था C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन, नीचे हमने C कॉमन ले लिया था, 1 माइनस अल्फा, C और C कैंसिल हो गया, यानी Ka का फॉर्मूला आया C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पर Ka तो हमारा क्या हो गया, ये Ka ये है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया, C आपका यहां पर है कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन चाहे आप मोलैरिटी के टर्म में निकालो या फिर आप मोलैलिटी के टर्म में निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में जिसका डेटा दिया गया है, अगर मोलैरिटी निकालने का डेटा है आप मोलैरिटी निकाल लीजिए, उसी को कॉन्सेंट्रेशन मान लो। अगर मोलैलिटी का दिया है डेटा तो मोलैलिटी निकालिए, उसी को आप C की जगह पुट कर दीजिए, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पुट कर दीजिए। और ये अल्फा जो कि हमने देखा, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए Ka निकालने से पहले तब हमें ये दो वेरिएबल इनकी जानकारी होनी चाहिए। क्या इस क्वेश्चन में कहीं कॉन्सेंट्रेशन की बात किया? नहीं है, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन हमें जानकारी में नहीं है, वो भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या आपको यहां डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हुआ है? वो भी नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब कि बिफोर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, first of all we have to calculate the concentration of the solution, and secondly we have to calculate the degree of dissociation. Only then we can find the value of dissociation constant. तो चलिए भाई इस मिशन में हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन जो हम यहां निकालेंगे वो मोलैलिटी के टर्म में निकालेंगे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि WB अपॉन MB, यानी मोल नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स इसी का रेशियो हो गया, इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है भाई, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट को WB से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखिए WB हमारा कितना निकल के आया था, जब इस वॉल्यूम को उस डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया था तो 0.636, और मोलर मास हमारा जो निकल के आया था वो था 60। यहां तो खैर आप हमेशा नॉर्मल वाला ही मोलर मास यूज करोगे, यानी MC वाला, जब आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहे हो। यहां ऑब्जर्व्ड मोलर मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा, WA भी हमारा 1000 ही आया था, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा जब सॉल्व होगा तो ये 0.0106 मोलल आ जाएगा, और यही हमारा C का वैल्यू बनेगा। तो 0.0106 है ना, तो 0106 ये हमारा आ गया। अब कॉन्सेंट्रेशन हमारा आ चुका है, सेकंड मिशन हमारा क्या है, अल्फा निकालना। चलिए भाई, तो हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने के लिए हमें फिर से इक्वेशन बनानी पड़ेगी इक्विलिब्रियम वाली। तो CH3COOH ये हमारा हो गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस। वेरी गुड। अब देखिए यहां भी वही इनिशियली, तो अभी हमने जब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए इस इक्वेशन को बनाया था तो हमने इसका इनिशियल वैल्यू लिया था C, लेकिन अब नहीं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस इक्वेशन की मदद से हम निकालेंगे वेंट हॉफ फैक्टर का रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ। क्या निकालने जा रहे हैं, वेंट हॉफ फैक्टर यानी I, इसका रिलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा के साथ। और जब हम इस इक्वेशन का यूज वेंट हॉफ फैक्टर निकालने के लिए करते हैं तो हम इसका इनिशियल वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं,
ये कॉन्सेप्ट है, इसे समझ के रखिएगा, नहीं 1 लेके चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये हो गया 0 और 0, और बाद में, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, अगर एसोसिएशन हो रहा होता तो यहां आफ्टर एसोसिएशन लिखते। तो आफ्टर डिसोसिएशन एक कंपाउंड अपने आयन में डिसोसिएट हुआ ना, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसको हम ले लेंगे अल्फा अल्फा, और यहां पर ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। कहोगे सर यहां अल्फा अल्फा क्यों लिखा? हम तो अभी पीछे जब कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने लिखा था यहां सी अल्फा, यहां सी अल्फा। तो भाई मेरे यहां देख लो ना, ये 1 जो है बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। हमने यहां देख लिया कि भाई जब हम वेंट ऑफ फैक्टर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम 1 मानेंगे, वही हमारा सी है। तो देखो सी अल्फा, सी की जगह 1 पुट कर दो तो अल्फा आ गया, यहां भी सी की जगह 1 पुट कर दो अल्फा आ गया, यहां 1 माइनस सी अल्फा होता था, यहां भी 1 पुट कर दो तो 1 माइनस अल्फा हो गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम यहां निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है। जब मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ तो डिसोसिएट होने के बाद कितने मोल्स बने, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये सारी वैल्यू सम करनी पड़ेगी। तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, है ना। 1 माइनस अल्फा को इस अल्फा में और इसको फिर इस अल्फा के साथ ऐड कर दिया, तो देखो माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो ये था आफ्टर डिसोसिएशन, कितना आया 1 प्लस अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई यहां पर हम इससे कैसे निकालेंगे, तो ये आपका आता है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन वो भी क्या, टोटल नंबर जो हमने निकाला था अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन इनिशियली। तो आफ्टर डिसोसिएशन हमारा आया 1 प्लस अल्फा, और इनिशियली हमने कितना लिया था 1, तो सो आई इज इक्वल टू हमारा हो गया 1 प्लस अल्फा। तो देयर फोर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस 1, है ना, 1 को इधर भेज दिया तो आई माइनस 1। अब देखिए यहां ये भी ध्यान दे दीजिए कि अल्फा जो है, चाहे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो या डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो, अल्फा की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी लेकिन ग्रेटर देन 0 होगी। अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 लेकिन ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा जो आनी चाहिए 0 से 1 के बीच में आनी चाहिए। वेदर द कंडीशन इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन डजंट मैटर। हाँ, एसोसिएशन का केस है तो आई हमारा लेस देन 1 आना चाहिए, डिसोसिएशन का केस है तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। लेकिन चाहे वो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, हमारा अल्फा जो है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आनी चाहिए। अगर 1 से ऊपर गया, 0 से नीचे गया, समझ जाइए कि आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया। जल्दी से क्रॉस चेक करना है, कहां मिस्टेक हुई, अपनी गलती को सुधारना है ताकि एग्जामिनर आपके नंबर ना काट ले, ठीक है। तो अब यहां पर 1 अल्फा में से 1 माइनस कर लेंगे तो आई हमारा हो गया 1.04, इसमें 1 माइनस कर लिया तो 0.04, ये हमारे अल्फा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 0.04 ये हमारा आ गया, और हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी निकाल लिया था जो हमारा आ रहा था 0.0106। तो चलिए भाई, तो अब हमेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमने पहले ही डिराइव कर लिया था। ये है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी की वैल्यू थी 0.0106 इंटू अल्फा 0.04 इंटू 0.04। हमने स्क्वायर को थोड़ा सा अलग अलग करके लिख लिया, और 1 माइनस 0.04। तो अब ये कितना हो जाएगा 0.0106 इंटू 4 चौक 16, तो 0.0016 अपॉन 1 में से इसको माइनस कर लेंगे तो ये होगा 0.96। ठीक है भाई, चलिए तो हम जरा अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ये कितना आ रहा है। तो 0.0106 इंटू 0.0016
डिवाइडेड बाय, तो चलिए पहले इसको लिख लेते हैं कि ये जो हमारी वैल्यू आई ऊपर मल्टीप्लाई करके ये आ रही है 0.12341696, है ना। ठीक, वेरी गुड। और ये अब डिवाइडेड बाय हो जाएगा 0.96, तो ये इक्वल टू डिवाइडेड बाय 0.96 और ये हमारा आ गया 1.76 इंटू 10⁻⁻5। ये आंसर आया के ए का। यहां पर मिसप्रिंट है, टाइपिंग एरर, तो 1.76 इंटू 10⁻⁻5 इस तरह से हमारा ये निकल के आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। तो उम्मीद है जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार बड़े अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक ये ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से बनाना शुरू ना कर लो, है ना। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, इसी नोट के साथ मैं अपनी आज की क्लास खत्म करता हूं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा।